सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। जब भी आपके विद्यालय में कोई निरीक्षण के लिए आता है तो आपसे तीनों मॉड्यूल से संबंधित प्रश्न पूछता है। इसके साथ साथ आपके ब्लॉक के बीईओ अगर आपके विद्यालय में निरीक्षण के लिए आते हैं तो वे भी आपके तीनों मॉड्यूल से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। इसके अतिरिक्त अलग अलग जनपदों में, अलग अलग ब्लॉक में ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, यह देखने के लिए कि शिक्षकों ने इन तीनों मॉड्यूल्स का कितना अध्ययन किया है। इसी के क्रम में दिनांक 22/12/2020 को कानपुर नगर जनपद के शिवराजपुर ब्लॉक में शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित एक आकलन परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में 50 बहुत ही मुश्किल प्रश्न पूछे गए। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे आखिर क्या क्या प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए और उनके क्या क्या उत्तर होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दिनांक 22/12/2020 को शिवराजपुर ब्लॉक में देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो सबसे पहला जो प्रश्न था वो था हमारा, शिक्षण संग्रह क्या है। 4 ऑप्शन इसके दिए गए थे। वह सभी घटक जिसका उपयोग दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सकते हैं का संग्रह। नंबर 2, शिक्षकों के लिए अध्ययन सामग्री मात्र। नंबर 3, आवश्यकता पढ़ने पर पढ़ी जाने वाली सामग्री। और नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, शिक्षण संग्रह हमारा वह सभी घटक जिनका उपयोग दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सकते हैं का संग्रह है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, लर्निंग आउटकम एक लक्ष्य है, विषय आधारित, परिणाम आधारित, कल्पना आधारित, प्रयोग आधारित। तो साथियों, जो लर्निंग आउटकम है वे हमारे परिणाम आधारित लक्ष्य होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। इस पे आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लर्निंग आउटकम को विकसित किया गया है NCERT द्वारा, SCERT द्वारा, राज्य शिक्षा परियोजना द्वारा, डायट द्वारा। तो साथियों, जो लर्निंग आउटकम है इन्हें NCERT द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सह शैक्षिक गतिविधियों के सफल संचालन के लिए क्या आवश्यक नहीं है। एकात्मकता, नियोजन, प्रबंधन, सामाजिकता। तो साथियों, सह शैक्षिक गतिविधियों के सफल संचालन के लिए नियोजन की भी जरूरत है, प्रबंधन की भी जरूरत पड़ती है और सामाजिकता की भी जरूरत पड़ती है। बस एकात्मकता की हमें आवश्यकता नहीं है। तो एकात्मकता ही इसका आंसर सही होगा। एकात्मकता पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सह शैक्षिक गतिविधियों को किस नाम से जाना जाता है। पाठ्यक्रमीय क्रियाकलाप, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, पाठ्येतर क्रियाकलाप और प्रयोगात्मक क्रियाकलाप। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो सह शैक्षिक गतिविधियां हैं इन्हें पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के नाम से जाना जाता है। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है। नंबर 1, शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए। नंबर 2, शिक्षकों के सम्मान के लिए। नंबर 3, शिक्षकों को अपने कार्य में व्यस्त रखने के लिए। और नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, शिक्षण संग्रह का जो विकास किया गया है वो शिक्षकों की आवश्यकताओं और समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण संग्रह में कुल कितने भाग हैं। 3, 4, 5, 6। तो इस प्रश्न को मैं कई बार आपको बता चुका हूं। शिक्षण संग्रह में कुल 6 भाग हैं। इसी तरह से आधारशिला में भी 6 भाग हैं और ध्यानाकर्षण में आपके 4 भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण संग्रह में ताकि सपने सच हों से क्या आशय है। बिना सोचे समझे अपनी मनमानी करना, आज़ादी महसूस करना, भविष्य की कार्य योजना बनाना, रात में देखे हुए सपने।
ताकि सपने सच हों, यानी भविष्य की आप कार्य योजना बनाएंगे तभी आपके सपने सच होंगे। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, भविष्य की कार्य योजना बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की बाल संसद में कुल कितने पद निर्धारित किए गए हैं? तो साथियों, बच्चों की जो बाल संसद है, मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था, बच्चों की बाल संसद में कुल आपके 12 पद निर्धारित किए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री हैं, तो इस तरह से स्वास्थ्य मंत्री हैं, इस तरह से कुल 12 पद आपके बनाए गए हैं। तो इसका आंसर 12 सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, किस स्थिति में कक्षा का शैक्षणिक वातावरण बेहतर होगा? सीखना सिखाना योजनाबद्ध ढंग से चलता है, सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाएं, बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर सके, उपयुक्त सभी। तो साथियों, इसके सभी ऑप्शन सही हैं, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर सही होगा, क्योंकि सीखना सिखाना योजनाबद्ध ढंग से भी चलना चाहिए, सभी बच्चों को समान अवसर भी दिए जाने चाहिए और लर्निंग आउटकम प्राप्त करें, यह भी आपका ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिक्षक डायरी क्या है? पहला ऑप्शन प्रकरण की सूची, दूसरा ऑप्शन मात्र एक अभिलेख, तीसरा स्वयं मार्गदर्शिका और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, शिक्षक डायरी आपकी स्वयं मार्गदर्शिका होती है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण संग्रह के भाग 5 में क्या विषय वस्तु वर्णित है? फाउंडेशन लर्निंग, शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता, कक्षा 1-2 के स्तर के रोचक तरीके और गतिविधियां और विद्यालय नेतृत्व। तो साथियों, शिक्षण संग्रह के भाग 5 में आपका विद्यालय नेतृत्व दिया गया है। मैं एक बार आपको सभी भागों के बारे में एक बार बता देता हूं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। पहला भाग जो है उसमें शिक्षण संग्रह की अवधारणा और आवश्यकता दी गई है। दूसरे भाग में शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्तुएं जैसे प्रभावी शिक्षण कैसे करें, शिक्षण योजना, समय सारणी, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, ये आपके दूसरे भाग में दिए गए हैं। तीसरे में व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना दी गई है, जिसमें प्रातःकालीन सभा, सांध्यकालीन सभा, शैक्षिक गतिविधियां, ये सब उसमें दिया गया है। फोर्थ पार्ट में सीखने के लिए आकलन दिए गए हैं। फिफ्थ पार्ट में विद्यालय नेतृत्व दिया गया है और सिक्स्थ में आपके परिशिष्ट दिए गए हैं। तो साथियों, तो जो आपके प्रश्न का आंसर होगा शिक्षण संग्रह के भाग 5 में, तो ये विद्यालय नेतृत्व दिए गए हैं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का विद्यालय में प्रयोग का अनुसरण कौन करता है? बीईओ, एसआरजी, एआरपी, उपरोक्त सभी। तो शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का जो विद्यालय में प्रयोग का अनुसरण करते हैं, ये तीनों ही करते हैं। बीईओ भी करेंगे, एसआरजी भी करेंगे और एआरपी भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग किसने की? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा ऑप्शन ज्योतिबा फूले जी। तो सर्वप्रथम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो मांग की थी वो ज्योतिबा फूले जी ने की थी, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय के बच्चों का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक माह के अंतिम सोमवार को, प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को, प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को या बाल दिवस को। तो साथियों, विद्यालय के बच्चों का जन्म दिवस बनाने के लिए एक दिन निश्चित किया गया है, वो प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 42वें, 44वें, 84वें, 86वें। तो साथियों, जो आपका 86वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। उसमें 21A एक अनुच्छेद जोड़ा गया, तब इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जन पहल हस्त पुस्तिका किसे उपलब्ध कराई गई है? बच्चों को, अभिभावकों को, अधिकारियों को या एसएमसी सदस्यों को? तो साथियों, जो जन पहल हस्त पुस्तिका है वो एसएमसी सदस्यों को उपलब्ध कराई गई है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कितनी सीढ़ियां हैं? तो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी आपके अंग्रेजी के अल्फाबेट से शुरू की गई है, ए से जेड तक, यानी कि कुल मिलाकर उसमें 26 सीढ़ियां हैं, तो इसका आंसर 26 होगा। 26 पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण में शिक्षा का प्रकार है? पहला ऑप्शन बाल केंद्रित, दूसरा ऑप्शन समुदाय केंद्रित, तीसरा ऑप्शन विद्यालय केंद्रित
और चौथा ऑप्शन पाठ्यक्रम केंद्रित। तो प्रभावी शिक्षण में जो शिक्षा का प्रकार है वो बाल केंद्रित बताया गया है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अभिमत डायरी क्या है? विजिटर्स डायरी, शिक्षक डायरी, बच्चों की डायरी, प्रधान अध्यापक की डायरी। तो जो अभिमत डायरी होती है वो आपकी विजिटर्स की डायरी होती है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण संग्रह में कितने जीवन कौशल दिए गए हैं? 5, 6, 8 या 10? तो साथियों शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में हमारे 10 जीवन कौशल दिए गए हैं, तो 10 पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रोफेसर एन के जगीरा की पुस्तक का नाम क्या है? तो प्रोफेसर एन के जगीरा ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है प्रभावी शिक्षक, जिसमें प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के बारे में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को शिक्षण संग्रह के किस भाग में स्पष्ट किया गया है? भाग 4, भाग 2, भाग 6 और भाग 3। तो साथियों मैंने पहले भी बताया था, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी आपके भाग 2 में दी गई है, तो इसका आंसर भाग 2 होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लर्निंग आउटकम की प्रगति का उल्लेख किस प्रपत्र में करेंगे? तो लर्निंग आउटकम की प्रगति, शिक्षक डायरी, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, अन्य। तो लर्निंग आउटकम की जो प्रगति का उल्लेख करेंगे वो हम प्रेरणा तालिका में करेंगे, तो इसका प्रेरणा तालिका आंसर सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थी वार लर्निंग आउटकम तालिका कौन बनाएगा? प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र या अनुदेशक या संबंधित विषय के अध्यापक? तो साथियों विद्यार्थी वार जो लर्निंग आउटकम की तालिका बनेगी वो संबंधित विषय के अध्यापक बनाएंगे, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षण योजना प्रारूप में कुल बिंदुओं की संख्या कितनी है? 4, 6, 7 और 5। तो शिक्षण योजना जो प्रारूप है उसमें कुल बिंदुओं की संख्या आपकी 6 दी गई है। ये मैंने कई शिक्षण योजना भी डाली हुई है, उसमें आप देख सकते हैं, तो उसमें 6 बिंदु दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका, शिक्षण योजना से पढ़ाने का फायदा है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया योजनाबद्ध ढंग से चलती है, बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम हासिल कर लेते हैं, कक्षा का माहौल रुचिकर होता है, उपयुक्त सभी। मुझे तो सही लग रहे हैं सारे ही, तो इसका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। उस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षण योजना बनाते समय क्या ध्यान रखेंगे? छात्रों का वर्तमान अधिगम स्तर एवं पूर्व ज्ञान, छात्रों की आयु, विषय वस्तु की सीमाएं, उपयुक्त सभी। तो शिक्षण योजना बनाते समय आपको सभी का ध्यान रखना पड़ेगा। छात्रों का वर्तमान अधिगम स्तर और पूर्व ज्ञान का भी ध्यान रखना पड़ेगा, छात्रों की आयु का भी ध्यान रखना पड़ेगा और विषय वस्तु की सीमाओं का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम पत्रिका की जानकारी हमें प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से मिलती है? HIJK। तो जो अधिगम पत्रिका की जानकारी हमें मिलती है वो आपकी अक्षर J से मिलती है, यानी जनरल ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम पत्रिका जिसको छात्र लिखते हैं, तो इसका आंसर J होगा। तो J पे आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रपत्र के 50 पृष्ठ शिक्षक डायरी में संलग्न होंगे। नंबर 1, शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण। नंबर 2, शिक्षण योजना का प्रारूप। नंबर 3, लर्निंग आउटकम के लिए प्रारूप। और चौथा, शिक्षक डायरी का प्रारूप। तो साथियों शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण लिखने के लिए आपको 50 पृष्ठ शिक्षक डायरी में मिलेंगे। शिक्षक डायरी की मैंने वीडियो भी बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षक डायरी के मुख्य पृष्ठ में किससे संबंधित सामान्य जानकारियां होंगी? प्रधानाध्यापक की, स्वयं शिक्षक की, बच्चों की या अभिभावकों की? तो शिक्षक डायरी के मुख्य पृष्ठ पे जो जानकारी होंगी वो स्वयं शिक्षक की होंगी जिसकी वो डायरी है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह कितने बच्चों की प्रगति की जांच की जाएगी? 10, 9, 6 या 12? तो प्रधानाध्यापक जो प्रत्येक सप्ताह बच्चों की जांच करेंगे वो 10 बच्चों की करेंगे, तो 10 आंसर इसका सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
विद्यालय और समुदाय के बीच सेतु का कार्य करता है? नंबर 1 प्रशासनिक अधिकारी, नंबर 2 खंड शिक्षा अधिकारी, नंबर 3 ग्राम शिक्षा समिति, नंबर 4 विद्यालय प्रबंध समिति। तो विद्यालय और सेतु के बीच जो समुदाय के बीच जो सेतु का कार्य करता है वो आपकी विद्यालय प्रबंध समिति करती है। तो इसका 4th ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम पत्रिका संबंधित है निष्ठा, आदर्श शिक्षण, प्रभावी पाठ्यक्रम और प्रभावी शिक्षण। तो साथियों जो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी दी गई है उसमें अधिगम पत्रिका आपको दी गई है, जे लेटर से आपकी बनती है, जनरल ऑफ लर्निंग। तो ये आपका प्रभावी शिक्षण से संबंधित होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा का माहौल होना चाहिए अनुशासित, भयमुक्त, आनंददायी या प्रभावशाली। तो प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा का माहौल आनंददायी होना चाहिए। तो इसका 3rd ऑप्शन आपका सही होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के दृष्टिगत इसके मूल आधारों को समझ लेना आवश्यक है। यह मूलाधार है नियोजन, आयोजन, प्रबंधन, उपयुक्त सभी। तो अगर शैक्षिक गतिविधियों के सुचारू रूप से आप संचालन करना चाहते हैं तो आपका नियोजन भी अच्छा होना चाहिए, आयोजन भी अच्छा होना चाहिए और प्रबंधन भी आपका होना चाहिए। तो इसका उपयुक्त सभी आपका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कार्यक्रम का मुख्य क्रियात्मक अंश है आयोजन, नियोजन, प्रबंधन, उपयुक्त सभी। बात करें क्रियात्मक अंश की, तो क्रियात्मक अंश में उसका आयोजन अच्छा होना चाहिए। क्रियात्मक अंश के अंतर्गत आयोजन आता है, तो इसका 1st ऑप्शन आपका सही होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक डायरी में के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 5, 4, 6 और 7। तो साथियों मैंने आपको शिक्षक डायरी की वीडियो भी बनाई थी। तो शिक्षक डायरी में मुख्यतः 5 भाग होते हैं, तो इसका 5 आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, शिक्षक डायरी का संबंध है नंबर 1 बच्चों से, नंबर 2 पाठ योजना से, नंबर 3 समय सारणी से, नंबर 4 शिक्षक के पूरे सत्र तक व्यवस्थित शिक्षण योजना से। तो शिक्षक डायरी का हमारा जो संबंध है वो शिक्षक के पूरे सत्र तक व्यवस्थित शिक्षण योजना से होता है। तो 4th ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मीना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है, 24 अक्टूबर, 24 सितंबर, 24 नवंबर, 24 दिसंबर। तो साथियों जो मीना का दिवस मनाया जाता है वो 24 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका 2nd ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशल एवं योजनाएं, पुस्तकालय आदि किस मॉड्यूल से संबंधित? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह या शिक्षक डायरी। तो जो आपका आकर्षक स्कूल परिसर है यानी कि बाला, शिक्षण कौशल और योजनाएं, पुस्तकालय, ये सब आपके शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दी गई हैं। तो इसका 3rd ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पुस्तकालय समिति में छात्रों की संख्या कितनी होती है? 4, 3, 5, 6। आपको एक पुस्तकालय समिति भी बनानी है तो उसमें आपको छात्रों की संख्या 3 रखनी होगी। तो 3 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रचनात्मक आकलन क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उपलब्धि जानने का उपकरण, लर्निंग आउटकम, शिक्षण संबंधी आकलन। तो रचनात्मक आकलन आपका होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका 1st ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बाल संसद का उद्देश्य है नेतृत्व का विकास, जीवन मूल्यों का विकास, व्यक्तित्व का विकास, उपरोक्त सभी। तो जो बाल संसद है उसका आपका उद्देश्य होता है नेतृत्व का विकास भी होता है, जीवन मूल्यों का विकास भी होता है और व्यक्तित्व का विकास भी होता है, यानी उपरोक्त सभी आपका आंसर सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम पत्रिका लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है प्रधानाध्यापक को, सहायक अध्यापक को, छात्रों और शिक्षकों को। तो साथियों अधिगम पत्रिका जो है हमारी छात्रों से संबंधित है, यानी जनरल ऑफ लर्निंग जे अक्सर से है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में। तो ये छात्रों को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका C आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में G का क्या आशय है? तो G से हमारा मतलब है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब लक्ष्य निर्धारण। तो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में आपका लक्ष्य निर्धारण को G से दर्शाया गया है। तो इसका 2nd ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षण योजना का आधार है पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु, कक्षा शिक्षण, लर्निंग आउटकम। तो शिक्षण
योजना का मेन पॉइंट है वो है आपका लर्निंग आउटकम, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है? विशिष्ट उद्देश्य, लर्निंग उद्देश्य आउटकम, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गृह कार्य। तो शिक्षण योजना के प्रारूप में आपका लर्निंग आउटकम भी है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया भी है, गृह कार्य भी है, केवल विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद लर्निंग आउटकम क्या है? नंबर 1, गुणात्मक या मात्रात्मक आकलन के लिए प्रक्रिया आधारित जांच बिंदु। नंबर 2, बच्चों की सीखने का संकेतक। नंबर 3, सपोर्टिव सुपरविजन के लिए बनाए गए जांच बिंदु। और विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं। तो लर्निंग आउटकम आपके गुणात्मक और मात्रात्मक आकलन के लिए प्रक्रिया आधारित जांच बिंदु भी होते हैं और बच्चों के सीखने के संकेतक भी होते हैं। तो यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं। उसके बाद लास्ट प्रश्न है हमारा, लर्निंग आउटकम किसके लिए है? छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो साथियों लर्निंग आउटकम जो है वह छात्रों के लिए भी है, शिक्षकों के लिए भी है, अभिभावकों के लिए भी है, यानी इसका ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो साथियों इस तरह से इस परीक्षा में कुल मिलाकर 50 प्रश्न पूछे गए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सारी लर्निंग शिक्षण संग्रह मॉड्यूल को इन्होंने कवर कर लिया है। तो साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं कोशिश करूंगा अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा सकूं। अभी तो टाइम की व्यवस्था से मैं पीडीएफ नहीं बना पा रहा हूं। तो साथियों जल्द ही आपको पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी, तब तक आप इसका रिवाइज कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।